हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं दो एएमसी कंपनी के बारे में। हम दो कंपनियों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। हम एचडीएफसी एएमसी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम यूटीआई एएमसी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास दो ही बची हुई कंपनी है एएमसी स्पेस में। एक तो है निप्पॉन और दूसरी है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। इन दोनों के बारे में भी बात करके इस पूरे के पूरे स्पेस को खत्म करते हैं। तो देखो, पहले तो कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। अगर हमें किसी भी एएमसी कंपनी को जज करना है तो उसके 3-4 पैरामीटर्स हमारे पास हैं। पहली बात तो आपका एयूएम में ग्रोथ कितना है, आपका इंडस्ट्री लेवल से ज़्यादा एयूएम ग्रोथ आना चाहिए। पूरा का पूरा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है 40% के आसपास से। उसमें भी अगर हम इक्विटी वाला सेगमेंट उठाएँ, इक्विटी वाला सेगमेंट ग्रो कर रहा है रफली रफली अबाउट 50 टू 55% के आसपास का। तो ओवरऑल एयूएम ग्रोथ ऑफ 40%, इक्विटी एयूएम ग्रोथ ऑफ 50 टू 55%। इससे हमें ज़्यादा का ग्रोथ चाहिए अगर हम ऐसा माने कि ये कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है। यही चीज़ हम इन दोनों कंपनियों में देखेंगे। उसके अलावा दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सारा का सारा खेल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का है कि आप कितना ज़्यादा वॉल्यूम्स देके आ पा रहे हो, कितना ज़्यादा नंबर ऑफ फोलियोज आप अटैच कर पा रहे हो अपने अपनी एएमसी कंपनी में। ये चीज़ हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ट्रैक करने के लिए क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ट्रैक करने के लिए ट्रैक करेंगे इनका बी30 सिटी से कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है। तो बी30 सिटी से जिस कंपनी का जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा, उससे हमें पता चलेगा कि उतना ज़्यादा इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन में एडवांटेज है और उतना ज़्यादा ये लोग डीपली पेनिट्रेटेड है और वो उतनी ही बढ़िया कंपनी निकल के उभर के आएगा। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अब एक-एक करके दोनों कंपनियों का हम उठा लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ के बारे में। ज़्यादा लंबा इसके बारे में कहानी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत बेकार रिज़ल्ट आया है। अभी तक हम जो 2 कंपनियों के बारे में पढ़ा था, तो एचडीएफसी वाज़ ग्रोइंग इट्स एयूएम एट रफली 45-47% के आसपास पे। जो आपका यूटीआई था, वो थोड़ा-सा धीरे चल रहा था, वो 30% के आसपास पे चल रहा था और ये तो उससे भी गए बीते हैं, ये तो और भी ज़्यादा काम खराब करके चल रहे हैं। अगर इनके में सबसे पहले शुरुआत करें अगर मार्केट कैप से, तो रफली रफली 22,000 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है और एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 23% के आसपास का कंपनी का एयूएम ग्रोथ है। मतलब आपने बिल्कुल ही ऐसी तैसी करा रखी है, कोई ग्रोथ लेके नहीं आ रहे। अब देखो, एक चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा कि हमें एब्सोल्यूट नंबर पे ग्रोथ नहीं देखना है। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखने जाओगे तो आपको 23% बहुत अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, बट हमें देखना है ओवरऑल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कितना काम बन रहा है। क्या अगर पूरा का पूरा इंडस्ट्री 40-50% पे ग्रो कर रहा है और उस केस में आप 20-23% पे ग्रो कर रहे हो, तो आप तो काम बेकार ही कर रहे हो ना। अगर ऐसा होता कि भाई पूरा का पूरा जो म्यूचुअल फंड वाला इंडस्ट्री है, ये 10-12% पे ग्रो कर रहा होता, उस टाइम इन लोगों ने 23% के आसपास का ग्रोथ दिखाया होता, तब हम इनको अच्छा बोलते। तो हमेशा किसी ना किसी भी जिस भी कंपनी का आप पढ़ रहे हो, उसके लिए एक रिलेटिव मेट्रिक लेके चलो। रिलेटिव मेट्रिक क्या होगा? जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ है, वो हो गया हमारा रिलेटिव मेट्रिक। तो यहाँ पर तो काम बहुत ही ज़्यादा खराब है और बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन भी है, क्योंकि अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, देखो, जितने भी हमारे पास एएमसी कंपनी है ना, सबका प्लेटफॉर्म बिजनेस है कि भाई एक बार आपने प्लेटफॉर्म बना लिया, सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, सारी एसआईपी आपकी ऑनलाइन चालू हो रही है। थोड़ा बहुत आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क वगैरह है, जो आपके आरएम्स हैं, वो जाते हैं घर घर अपना म्यूचुअल फंड बेच के आते हैं। थोड़ा बहुत वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, बट ज्यादातर जो भी आपका खर्चा है, दैट इज प्लेटफॉर्म एक्सपेंस। तो आपने एक बार प्लेटफॉर्म बना लिया, उसके बाद आपको कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं लेने पड़ते, जो इंक्रीमेंटल एयूएम आपके पास आ रहा है। तो आप क्या करते हो, जब आपके पास कुछ भी खर्चा करने के लिए नहीं है, तो आप सारा का सारा डिविडेंड आउट कर देते हो। तो आप जो पिछली दोनों कंपनी देखोगे ना, आप चाहे एचडीएफसी एएमसी उठा लो, चाहे आप यूटीआई एएमसी उठा लो, चाहे आप निप्पॉन एएमसी जो अगली वाली हम करने वाले हैं वो भी उठा लोगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 99%। और रफली रफली किसी किसी कंपनी में तो 100% के आसपास का भी आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो देखने को मिलेगा कि अगर कंपनी 100 रुपए कमाती है, पैट में 100 रुपए आता है, तो 100 में से 99 रुपीज वो लोग डिविडेंड आउट कर देते हैं। और इस केस में ऐसा भी नहीं है। तो ना तो आपको डिविडेंड से पैसा बनते हुए देखने को मिल रहा है, और डिविडेंड से पैसा बनता छोड़ो भी, क्योंकि डिविडेंड क्या है? डिविडेंड प्रॉफिट ही तो है। तो अगर आपका प्रॉफिट में ढंग से ग्रोथ नहीं आएगा, तो आपका डिविडेंड में भी ढंग से ग्रोथ नहीं आएगा। ये चीज भी हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो कहानी बहुत ही खराब चल रही है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं था इस कंपनी का। फिर भी अगर हम थोड़ी बहुत अगर बात देख ले, अगर इनके इक्विटी एयूएम के बारे में बात करें, जैसे हमने ये तो अभी ओवरऑल एयूएम पढ़ लिया कि ओवरऑल एयूएम 23% के आसपास पे ग्रो कर रहा है। इक्विटी एयूएम की बात करें तो इक्विटी एयूएम 39% के आसपास पे ग्रो कर रहा है। वहां पर भी ये लीडरशिप नहीं ले पा रहे। भाई, जो आपका इक्विटी एयूएम बाकी पूरी इंडस्ट्री 50-55% के आसपास पे ग्रो कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ 39% के आसपास पे ग्रो कर रहा है। यहाँ पर भी ये लोग पीछे छूट रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट तो नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा एयूएम सेगमेंटेशन समझ लेते हैं। इनका 45% एयूएम आता है इनके इक्विटी वाले सेगमेंट में से,
35% आता है इनके डेट वाले सेगमेंट में से, 16% आता है इनके लिक्विड फंड वाले सेगमेंट में से, और रिमेनिंग 4% आता है इनके ऑल्टरनेटिव फंड वाले इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट से। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट्स में इनके पास दो ही प्रोडक्ट हैं, एक तो एआईएफ है और दूसरा पीएमएस सर्विस है। बहुत छोटा कंपोनेंट है, अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है, बट जब आप 4% ऑफ द टोटल एयूएम हो तो उसमें हम ज्यादा दिमाग मार के करेंगे क्या, कि आपने सपोज 60% के आसपास का भी ग्रो दिखा दिया, बट वो ओवरऑल एयूएम का सिर्फ 4% ही है ना, वो कोई मीनिंगफुल इंपैक्ट लेके नहीं आ पा रहा है एयूएम ग्रोथ पे। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। अब देखो एक और चीज देखो, यहाँ पर आप देखोगे इक्विटी सिर्फ और सिर्फ 45% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा है। ये बाकी सारी एएमसी कंपनीज के कंपैरिजन में काफी कम नंबर है। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है कंपनी को, क्योंकि देखो अगर आप इक्विटी के बारे में बात करें तो इक्विटी में दो या तीन तरीके के मेजर प्रोडक्ट है। एक तो आपका एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड हो गया, एक आपका पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड हो गया, या आपके इंडेक्स फंड कहला लो कि इंडेक्स फंड्स हो गए। तो इंडेक्स फंड में आपको एक्सपेंस रेशो कम लगता है, कंपनी को कमीशन कम मिलता है। वहीं अगर आपका एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कमीशन मिलता है एज कंपेयर टू आपका इंडेक्स फंड में। तो एक तो आपका जब ओवरऑल इक्विटी वाला सेगमेंट छोटा है तो जिस रेट पे आप कमीशन कमा रहे हो, मतलब जो आपके पास हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, ज्यादा कमीशन वाला प्रोडक्ट है, वो तो आपके पोर्टफोलियो में कम जगह पे है, मतलब कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जो डेट फंड है जिसमें बिल्कुल नाम मात्र का कमीशन होता है, जो सबसे कम कमीशन बेस्ड वाला प्रोडक्ट होता है, वो आपके पास 35% है। तो आप अपना प्रोडक्ट मिक्स भी आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको ये 60-70% के आसपास लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आपको और भी ज्यादा हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलता। क्योंकि आप देखो जो चल रहा है सेगमेंट वो इक्विटी वाला ही सेगमेंट है। ऐसा नहीं है कि लोग बाग जाके डेट फंड में बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेट फंड का एयूएम में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगा। आएगा तो आपके इक्विटी सेगमेंट के एयूएम में ग्रोथ, क्योंकि बुल मार्केट चल रहा है, बुल मार्केट में सब लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने का। तो जो हमें ग्रोथ आता हुआ देखने को मिलेगा वो इक्विटी वाले सेगमेंट में से आता हुआ देखने को मिलेगा, और उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कम है, इसकी वजह से भी ये पेस ऑफ ग्रोथ हमें कम देखने को मिल रहा है। अब देखो अगर आपको इसको जबरदस्ती कोई ना कोई आपको पॉजिटिव निकालना ही है तो इसमें ये देखो कि जब पूरी इंडस्ट्री का जब बेयर मार्केट आएगा और पूरी इंडस्ट्री का जबरदस्त तरीके से एयूएम में डिग्रोथ देखने को मिलेगा, उस टाइम ये कंपनी उतने ज्यादा रेट पे नहीं गिरेगी, क्योंकि उतना इनके पास इक्विटी का एक्सपोजर ही नहीं है। तो ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ भाई आप ये कह लो कि खराब समय में इनको थोड़ा सा डी ग्रोथ नंबर में कमी देखने को मिलेगी। बट आप एक चीज समझो, जो शेयर ऊपर बढ़ा ही नहीं वो गिरेगा कैसे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक आप ग्रोथ नहीं लेके आओगे आपके शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं आएगा, और इंक्रीमेंट नहीं आएगा तो गिरने की बात तो कहाँ से आएगी, पहले आप बढ़ोगे तभी तो गिरोगे ना। तो इसकी वही कहानी है कि अभी पहले इसको बढ़ने में ही बहुत जोर आ रहा है, कि यहाँ पर ग्रोथ ही नहीं आ रहा, ग्रोथ ही बाकी सारी कंपनी कर रही है, ये तो सिर्फ नाम मात्र का काम कर रहा है। सिर्फ 45% के आसपास का इसका इक्विटी का एक्सपोजर है, और 23% के आसपास का एयूएम ग्रोथ लेके आ रहा है। ये चीज हमने देख ली। अगर हम फिर नंबर थोड़े से देखने जाएं तो अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, दैट वेंट अप बाय 27% ओवर वाई लेवल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 32% ऑन वाई लेवल, एंड पैट वेंट अप बाय 36% ओवर वाई लेवल। अब ये क्या है, हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस है, कोई इंक्रीमेंटल खर्चा हो नहीं रहा है इस कंपनी का। अब देखो, अब एक अच्छी चीज देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सेगमेंट में शिफ्ट आ रहा है, बट उतने फेवरेबल पेस पे नहीं आ रहा। जो बाकी सारी कंपनी का 70% के आसपास का इक्विटी एयूएम पहुंच गया है, कि भाई अगर उनके पास 100 रुपए का एयूएम है तो 100 रुपए में से 70 रुपीज इक्विटी की तरफ से आ रहे हैं। तो इनका भी थोड़ा सा स्लाइटली बेटरमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ है, फ्रॉम 42% इक्विटी टू 45% इक्विटी शिफ्ट हुआ है। बट कोई मतलब बहुत तगड़े पेस पे चीज नहीं हो रही, ये और भी ज्यादा जल्दी होनी चाहिए। इनको ये 60-70% वाला मार्क और भी जल्दी छूना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखो कोई अनंत काल तक तो बुल मार्केट चलेगा नहीं, ये बुल मार्केट 1 साल 2 साल 3 साल पता नहीं कितने साल का है, बट एक फाइनाइट टाइम का है। तो आपको जितना ज्यादा आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो आपको उठाना है। तो ये कंपनी वो करने में थोड़ा सा पीछे हटी हुई है, ये उतने पेस पे ग्रो नहीं कर पा रहे, अपने इक्विटी एयूएम को भी उस पेस पे ग्रो नहीं कर पा रहे। अब देखो एक और चीज देखो, अगर पूरा इंडस्ट्री का एयूएम ग्रोथ इन द इक्विटी सेगमेंट इज 50-55%, तो अगर आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है और बहुत अच्छे पेस पे बढ़ाना है, तो आपको एटलीस्ट इक्विटी वाले सेगमेंट में तो उनको आउटपेस करना पड़ेगा।
उनसे मार्केट लीडरशिप लेनी पड़ेगी, उनसे ज्यादा पेस पे ग्रो करना पड़ेगा। बट आप तो इक्विटी वाले सेगमेंट में भी सिर्फ 39% के आसपास से ग्रो कर रहे हो। और देखो, जो भी कंपनी इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से कम पे ग्रो करती है ना, वो हमेशा मार्केट शेयर लूज करती है। और वही चीज हमें इसके साथ भी देखने को मिल रहा है। आप देखो, इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल एज वेल एज ऑन वाई वाई लेवल मार्केट शेयर गिरा है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एसबीआई कार्ड्स के बारे में बात करी थी, जैसे कोई भी कंपनी, एनी एक्सवाइजेड कंपनी, किसी भी सेक्टर की हो, कोई भी हो, चाहे फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, सिक्लिकल, नॉन सिक्लिकल, कोई भी तरह की कंपनी हो, अगर वो मार्केट शेयर लूज कर रहा है तो उस कंपनी में कभी पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि एक दूसरा प्लेयर ऐसा होगा जो उसका सारा का सारा मार्केट शेयर खा रहा है, उससे ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो सारा का सारा मनी उसकी तरफ डाइवर्ट होगा। ये चीज हमें समझ के चलना है। इसीलिए हम ढूंढते हैं कि पूरे के पूरे, अगर चलो मेरे को बहुत पसंद आ गया कि भाई ये मैं एएमसी वाले सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ वही कंपनी होना चाहिए जो सबसे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है, सबसे अच्छा काम कर रहा है। मेरे को कोई भी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, एकदम कोई दूसरा स्टॉक चाहिए ही नहीं। जो सबसे अच्छा काम करेगा वही मेरे पोर्टफोलियो में होने को डिजर्व करता है। ये चीज भी हमें देखना पड़ेगा। चलो ये वाला भी देख लिया। अब आ जाते हैं इनके B30 सिटीज के कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो B30 सिटी से इनका 18.5% के आसपास का ईवीएम आता है। ये भी कोई खास नहीं है। अभी खैर ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री एवरेज के बारे में देखने जाएं तो इंडस्ट्री एवरेज है लगभग लगभग 19.2% के आसपास का। तो उससे भी थोड़ा सा ये लोग पीछे ही है। तो ठीक है, ये तो जैसे जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेहतर करते जाओगे, वैसे वैसे आपका इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। बट सबसे मेन चीज वही है कि आप एयूएम में ग्रोथ नहीं ला के आ पा रहे। बाकी सारी चीजों ठीक है भाई, आपका चलो मैं कह रहा हूँ आपका B30 सिटी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपका एयूएम ग्रोथ आ रहा है। तो एयूएम ग्रोथ इज फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो आ रहा है तो सारी गलतियां माफ है, और इनका वही नहीं आ रहा है, वही इंडस्ट्री लेवल से कम पे आ रहा है। तो ये चीज हमें देख के चलना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा कंपनी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द एएमसी बिजनेस, और कुछ कुछ सेगमेंट में तो इंडस्ट्री लीडर भी है। इससे तेज कोई नहीं चल रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी के बारे में, अगर हम मार्केट कैप से शुरुआत करें तो रफली रफली 43,500 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। और अब देखो, अब आप चाहे किसी भी कंपनी से कंपेयर करो, चाहे एचडीएफसी से कंपेयर करो, यूटीआई से करो, चाहे ये आदित्य बिरला से करो, आपको हर मेट्रिक में ये आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। हम स्टार्ट करेंगे एयूएम ग्रोथ से। यहाँ पर एयूएम ग्रोथ आया 57% ओवर वाई वाई लेवल। ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि चाहे डेट हो गया, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट हो गया, पीएमएस हो गया, इक्विटी हो गया, लिक्विड हो गया, सब कुछ मिला दो तो 57% के आसपास का एयूएम ग्रोथ आया है। एचडीएफसी एमसी में 45%, यूटीआई में 30%, आदित्य बिरला में 23%, निपॉन में 57%। एक सेकंड में हमें चीज पता चल गई कि फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री कौन है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री में ही जाके हमें पैसा बनाने देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ये चीज पे हमने देख लिया। अगर हम इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रोथ ट्रैक करें तो वो भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर 14% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। तो यहाँ पर कोई ग्रोथ में स्लो डाउन हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर आप 14% को एनुअलाइज करने लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा वही 56-57% के आसपास का ग्रोथ बन गया। ठीक है, चलो ये चीज हमने देख लिया। अब देखो, जब आप इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा पेस पे ग्रो करते हो तब आप मार्केट शेयर कैप्चर करते हो। अगर मैं बात करूं, इन्होंने भी मार्केट शेयर कैप्चर किया ओवरऑल लेवल पे बाय 83 बेसिस पॉइंट्स। 83 बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या है, 0.83% के आसपास का यहाँ पर मार्केट शेयर गेन हुआ, और टोटल इनका मार्केट शेयर पहुंच गया 8.29% के आसपास का। अब इनका सेगमेंटेशन देख लेते हैं। इनके सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो 52% इनका आता है इक्विटी सेगमेंट से, 27% आता है ईटीएफ वाले सेगमेंट से, 14% आता है डेट से, और रिमेनिंग 7% आता है इनके लिक्विड फंड वाले सेगमेंट से। देखो, क्लियर कट डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिल रहा है। 52% इक्विटी से, सिर्फ इक्विटी, प्योर एंड प्योर इक्विटी 52%। उसके बाद अगर हम देखें 27% इज ईटीएफ। अब ईटीएफ भी क्या है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है इनके लिए। हाई मार्जिन प्रोडक्ट कैसे भाई, ईटीएफ बहुत तरीके का होता है। देखो, ईटीएफ आपका निफ्टी का भी ईटीएफ होता है, इंडेक्स का भी ईटीएफ होता है, इक्विटी में भी ईटीएफ होता है, गोल्ड का भी ईटीएफ होता है। तो बतेरे तरह के ईटीएफ होते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा इक्विटी वाला पोर्शन है। अब आप देखो, डेट से आपको चीजें समझ में आएगी। सिर्फ 14% का डेट कॉन्ट्रीब्यूशन है, वहां पर 35% के आसपास का डेट कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब आदित्य बिरला का डेट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डबल से भी ज्यादा एज कम्पेयर टू निपॉन। तो अगर आप जो डेट है बहुत बहुत ही लो मार्जिन प्रोडक्ट। तो अगर आपका लो मार्जिन प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो आपका सेल्स ग्रोथ कैसे ज्यादा हो सकता है, आपका जो पार्ट का ग्रोथ है वो कैसे ज्यादा हो सकता है, जो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का ग्रोथ है वो कैसे ज्यादा हो सकता है। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा।
ठीक है, चलो अगर यहाँ पर भी हम बात करें तो यहाँ पर भी फेवरेबल मिक्स की तरफ चेंज हुआ है। इनका इक्विटी सेगमेंट पहले 47% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता था, वो बढ़ गया 52% के आसपास का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये भी बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये यूनिक अकाउंट्स रजिस्टर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो इनके पास पुराना आदमी आया हुआ है वही एक्स्ट्रा पैसा डाल रहा है कि भाई मैंने निपॉन में जाके 1 लाख रुपया डाला तो मैं ही निपॉन का एयूएम बढ़ाया जा रहा हूँ 1 1 लाख रुपया 1 1 लाख रुपया डाल के। हम ये लोग यूनिक कस्टमर भी ऐड कर रहे हैं। अगर यूनिक कस्टमर एडिशन रेट के बारे में बात करें तो 55% के आसपास से वहां पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो देखो ओवरऑल एयूएम ग्रोथ इज 57%, न्यू कस्टमर एक्विजिशन ग्रोथ इज 55%। तो जितना कस्टमर आ रहा है उसी के आसपास का एयूएम ग्रोथ भी आ रहा है, तो मतलब बहुत ही बेहतरीन बात है। यहाँ पर भी कोई हमें दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। और देखो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये लोग इंडस्ट्री लीडर है। देखो इंडस्ट्री का B30 सिटी से कंट्रीब्यूशन कितना था, 19.2% का। आदित्य बिरला का कितना था, 18.5% के आसपास का। इसके बाद सबसे अच्छा अभी तक जो हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा था B30 सिटी से, वो था शायद जहां तक मेरे को याद आ रहा है HDFC AMC का। वो भी करीबन 20% के आसपास था। इनका 20.5% है। तो यहाँ पर भी ये लोग इंडस्ट्री लीडर बन के निकल रहे हैं। और देखो ये लोग यूथ को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो अब आप इनका जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड भी देखोगे ना, एडवर्टाइजिंग स्पेंड भी जो ये न्यू एज एडवर्टाइजिंग है ना उसकी तरफ जा रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंसर को पकड़ रहे हैं। ये लोग कोई ना कोई जो भी डिजिटली अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसको पकड़ रहे हैं। ये यूट्यूब पे एड चला रहे हैं। और मतलब जो भी यंग ऑडियंस को केटर करने के लिए करना चाहिए ना एक कंपनी को, ये लोग वो कर रहे हैं। क्योंकि देखो अभी क्या है, अभी जो 20 21 22 25 साल तक के बच्चे हैं वो जा रहे हैं, वो नौकरी पकड़ रहे हैं, उनके पास एक डिस्पोजेबल इनकम आ रही है, वो नए नए आए हैं, वो मार्केट्स में एंटर करना चाह रहे हैं। और मार्केट में एंटर करने के लिए सबसे सेफ और मतलब सेफ तो क्या है बट हाँ सबसे इजी मेथड है म्यूचुअल फंड्स। तो ये लोग डायरेक्ट उस वाले एज ग्रुप को टारगेट करना चाह रहे हैं। ये जो 20 to 30 35 वाला एज ग्रुप है ना, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो उसी के लिए इनका एडवर्टाइजिंग स्पेंड भी उसी तरफ इनका खर्चा भी हो रहा है। आप थोड़े से अगर इनके नंबर्स देखें तो इनका देखो रेवेन्यू वेंट अप बाय 44% और ओवर अ वाई लेवल। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ग्रू बाय जस्ट 25%। देखो इसीलिए हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलता है, क्योंकि आपका जो सेल है, जो रेवेन्यू है, वो आपका बड़ा 44% के आसपास है और आपके खर्चे सिर्फ बड़े 25% के आसपास है। तो अगर आपका जो कमाई का ग्रोथ है वो ज्यादा है आपके खर्चे के ग्रोथ से, इसका मतलब क्या है, जो आपका पैट का ग्रोथ है वो ज्यादा होगा। तो वही हमें यहाँ पर देखने को भी मिला। पैट का ग्रोथ वॉज एट 47% ओवर अ वाई लेवल। अब देखो यहाँ पर आप डिविडेंड पे आउट रेशो देखो, 99% के आसपास का डिविडेंड पे आउट। और उसके बारे में अगर हम थोड़े से और बात कर लें तो इनके पास काफी सारी सब्सिडरीज कंपनी भी है कि भाई इनके पास डोमेस्टिक लाइफ इंश्योरेंस भी है, इंटरनेशनल लाइफ इंश्योरेंस भी है। सबने बहुत बढ़िया काम किया है। बट मोटा मोटी हमें जो चीज देखनी है वो देखना है कि एएमसी कंपनी किस तरीके का परफॉर्म कर रही है। और एएमसी कंपनी अभी तक हमने जितनी भी एएमसी कंपनी अब तो सारी कर ली, चारों की चारों कर ली, जो चार मेजर हमारे पास एएमसी कंपनी थी चारों कर ली, उन सब में सबसे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री लीडर बन के निकल रही है। देखो कभी भी इंडस्ट्री लीडर मार्केट कैप एयूएम साइज किसी से भी नहीं होता। आप देखो अगर देखने जाओगे तो एचडीएफसी का मार्केट कैप ज्यादा है, एचडीएफसी का एयूएम साइज भी ज्यादा है। बट मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ कौन बन रहा है, निपॉन बन रहा है, क्योंकि निपॉन सबसे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है। तो हमें मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ही ढूंढना है और वो हमें मिल चुका है निपॉन। तो एएमसी कंपनी में इस क्वार्टर में, अगर आप इस क्वार्टर छोड़ो आप पिछले 2 3 4 क्वार्टर भी देखोगे ना, तो सबसे अच्छे पेस पे कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, निपॉन। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कौन कैप्चर कर रहा है, निपॉन। सबसे बढ़िया काम कौन सा कर रहा है, निपॉन। तो चलिए यही था इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हमने एएमसी सेक्टर पूरा का पूरा खत्म कर दिया। आज दिवाली का दिन था, आपको भी दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।